द कश्मीर फाइल्स को एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में आप क्यों नहीं अपने चश्मे से देख पा रहे हो, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। द कश्मीर फाइल्स पे इतना नाचने नंगा होकर के कूदने की जरूरत नहीं है। थोबड़े के बल गिर के अपनी बत्ती सी तोड़ा चुके हैं। हजारों बार, सैकड़ों बार ऐसा काम हो चुका है आपके साथ, फिर बार बार ये ऐसा काम क्यों करते हो? आप हिंदुस्तान की मानसिकता को समझिए। जो डंडे खा रहा है वो कह रहा है मोदी जिंदाबाद, पैदल पैदल हजारों किलोमीटर जा रहे हैं और पुलिस उनको ढूंढ ढूंढ के पीट रही है और वो कह रहे हैं मोदी जिंदाबाद। इसके चूतड़ों पे हंटर मारो और इसको रिमांड पे लो, अभी ये उगलेगा। 3 दिन में उगल के बताएगा कि पुलवामा कांड कैसे हमने करवाया है। कुटेगा पिटेगा लुटेगा इंडिया, तभी मोदी जी को वोट करेगा इंडिया। अब मोदी जी अगर कूटे पीटे और लूटे नहीं आपको, तो उनको पता है कि मेरे को वोट कोई नहीं देगा, क्योंकि राजनीतिक फायदे के बिना ना तो ये गोधरा कांड करने वाले हैं, ना ये जो है गुजरात में दंगे फैलाने वाले हैं, ना ये कश्मीर में पंडितों का पलायन करवाने वाले हैं। आतंकवादियों को लेकर के दिल्ली आने वाला आदमी 3 दिन में जमानत पे बाहर घूम रहा है। इसके खिलाफ दंगों की साजिश रचने वाला देश हित में कैसे हो गया? मोदी हित में हो सकता है, केंद्र की सरकार के हित में हो सकता है, लेकिन देश हित में कैसे हो गया? तब भी हिंदुस्तान पूरा सड़कों पे ऐसे जाहिलों की तरह नंगा नाच रहा था जैसे इसके बाद देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लोगों के पास खूब सारा पैसा आ जाएगा। द कश्मीर फाइल्स इन्होंने बनवा ली, अब उसको इस समय पे लॉन्च कर दिया, अब उसको मथना शुरू करेंगे। जिसका नाम जगमोहन था उसको वहां पे राज्यपाल बनाया, और राज्यपाल बनाने के बाद ये सारी त्रासदी पंडितों को जो झेलनी पड़ी है उस पर भी आप खुलासा करिए। मोदी जी, राम मंदिर का मुद्दा कौन लेके आया था? वो भी यही लेकर के आए थे। जम्मू कश्मीर में ये पलायन का मुद्दा किसने रचा? वो भी इन्होंने ही रचा। इसकी गिरेबान पकड़ के उतार के 2 थप्पड़ मार के आप इससे सवाल पूछते, लेकिन आपने सवाल पूछने की बजाय इनके कहे के अनुसार ताली थाली बजाई, नंगे होकर सड़कों पे नाचे। इस 2024 के जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उनका उन्होंने शंखनाद कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गर्ग जयपुर से आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज मैं चर्चा करूंगा ऐसे विषय पर जो हर आदमी की जुबान पर है, हर व्यक्ति की जुबान पर है। गली नुक्कड़, चाय की स्टॉल, आपका सोशल मीडिया, हर जगह उस जो है बात की चर्चा हो रही है। द कश्मीर फाइल्स जो मूवी अभी आई है विवेक रंजन की, उसके ऊपर हर आदमी की जुबान पर चर्चा इसकी बनी हुई है। दोस्तों, इस समय पर पिक्चर का आना और रिलीज होना, मैं कई दिन पहले मैंने इस बात को कहा था। जब भी मैंने इसको सुना, मैंने कहा मोदी जी ने एक बिगुल बजा दिया है, शंख बजा दिया है। 2024 के जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उनका उन्होंने शंखनाद कर दिया है। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, ये सब ईवीएम में अभी तक उलझे हुए हैं। और मोदी योगी जी अपना काम करके आगे अपने 2024 के मिशन पे अपना काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। यही उनकी स्ट्रेटेजी की खासियत है कि वो समय से पहले अपना काम शुरू कर देते हैं। अब इस कश्मीर फाइल्स को आप ये देखिए, झूठी इसके ऊपर जो है PIL डाली जाएंगी, इन्हीं के आदमी करेंगे। इसका विरोध करेंगे तो वो भी इन्हीं के आदमी करेंगे, जालीदार टोपी लगा करके और ये करके। मतलब कुल मिला करके इसको मथा जाएगा, और इसको तब तक मथा जाएगा जब तक कि हिंदू और मुस्लिम का पोलराइजेशन इनके स्टैंडर्ड, इनके मापदंडों के अनुरूप जो है नहीं हासिल हो जाए, तब तक ये इसको मथते रहेंगे। द कश्मीर फाइल्स इन्होंने बनवा ली, अब उसको इस समय पे लॉन्च कर दिया, अब उसको मथना शुरू करेंगे। सोशल मीडिया पे मथेंगे, प्रिंट मीडिया पे मथेंगे, चैनलों पे मथेंगे, चैनलों पे इस पे डिबेट कराई जाएगी। और कुछ लोगों को इन पे 500-500 रुपए दे करके इस कश्मीर फाइल्स के विरोध में कुछ दाढ़ी वाले को, लोगों को, कुछ जाली टोपीदार वालों को इस पे बिठाया जाएगा जो इस द कश्मीर फाइल्स का विरोध करेंगे लोग बाग। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं बताता हूं, जब चर्चा शुरू होती है द कश्मीर फाइल्स की, अगर चर्चा हो रही है तो चर्चाएं तो पीछे भी जाएंगी। चर्चा जो है गोधरा कांड की भी चर्चा होगी, गुजरात के दंगों की भी चर्चा होगी, और चर्चा जब जाएगी तो आपके पुलवामा कांड की भी चर्चा होगी मोदी जी। और चर्चा में तो आपके देवेंद्र सिंह भी फंसेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। चर्चा में हम किसी को बख्शेंगे नहीं। आज जब आप कश्मीर फाइल्स का एक पहलू दिखाने जा रहे हैं, तो क्या इस कश्मीर के जो द कश्मीर की जो आप पंडितों की त्रासदी दिखा रहे हैं, कभी आपको इस चीज के लिए शर्म आई कि आपने 7 साल राज किया? 7 साल में आपने 8-10 हजार करोड़ के अपने लिए विमान खरीद लिए, आपने अपने लिए अय्याशी के सारे इंतजाम कर लिए, लेकिन कश्मीरी जो विस्थापित लोग हैं, इनके पुनर्स्थापन के लिए आपने क्या काम किया? आपको यह भी इसमें बताना चाहिए
जब द कश्मीर फाइल्स आप खोल रहे हैं और वो भी चुनावी मौके पर चुनावी इस्तेमाल के लिए आप हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन करना चाहते हैं, उनकी त्रासदी दिखा करके, क्या त्रासदी दिखा रहे हो आप? वो तो एक घटनाक्रम ऐसा था जो सोची समझी साजिश नहीं थी आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो सोची समझी साजिश थी और सत्ता प्राप्ति का एक साधन मात्र थी। आज आपके सामने नतमस्तक होकर के आडवाणी जी ऐसे खड़े रहते हैं, उसका कारण क्या है हम नहीं समझते, क्योंकि आपके पास उनके वो सबूत हैं, उनके वो सारे सबूत आपके पास आडवाणी जी के हैं जो आज आडवाणी जी से लोगों को, एक एक बच्चे को नफरत में धकेल सकते हैं। क्योंकि जो कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर आप बना रहे हो ना, उस कश्मीर के जो विस्थापन का जो त्रासदी जो कश्मीरी पंडितों ने झेली है, उसके सूत्रधार कौन थे, इस पे भी आप प्रकाश डालते। उस समय सत्ता में कौन था, कौन किसको जबरदस्ती, बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनको किसने शर्त पे इस शर्त पे मजबूर किया कि हम आपको अगर समर्थन देंगे तो इसी शर्त पे समर्थन देंगे कि हमारे प्यादे जगमोहन को आप कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पे आप राज्यपाल बना करके भेजेंगे, तब आपको समर्थन देंगे। एक समर्थन में आप एक राज्यपाल कश्मीर का क्या कमाई कर लेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो रेलवे मिनिस्ट्री मांगता है वो रेलवे मिनिस्ट्री छोड़ करके जम्मू कश्मीर में अपना राज्यपाल मांगेगा। आपसे पूछना चाहता हूं, आम आदमी से मैं पूछना चाहता हूं, 5 लाख करोड़ का जिसमें धंधा होता है रेलवे मिनिस्ट्री, जिसमें लोग जो है समर्थन देने से पहले रेलवे मंत्रालय मांगते, मुझे तो साहब रेलवे मंत्रालय चाहिए, क्योंकि रेलवे मंत्रालय सबसे महंगा मंत्रालय, सबसे मोटी कमाई रेलवे में होती है। इसलिए हर आदमी, मुलायम सिंह जब जो है सत्ता को समर्थन दे रहे हैं तो कहते हैं साहब रेलवे मुझे चाहिए, ममता जी दे रही है तो साहब मुझे रेलवे चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी ने ये कोई मंत्रालय नहीं मांगा, उन्होंने कहा सिर्फ मेरे को जम्मू कश्मीर दे दो, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। और जम्मू कश्मीर में जो जगमोहन, जो बाद में उनको पारितोषिक के, जो कश्मीर में पंडितों का पलायन उसने करवाया प्लानिंग करके, जिसकी रणनीति बनाई, जिसकी साजिश की जो व्यू रचना जो जिस बंदे ने की थी, जिसका नाम जगमोहन था, उसको वहां पे राज्यपाल बनाया। और राज्यपाल बनाने के बाद ये सारी त्रासदी पंडितों को जो झेलनी पड़ी है, उस पर भी आप खुलासा करिए मोदी जी। और मैं इन भक्तों से, अंध भक्तों से कहना चाहता हूं, आप नेट उठा करके देखिए, आप सारे एपिसोड उठा करके देखिए और कड़ी से कड़ी जोड़ते चले जाइए, आपको सारा घटनाक्रम समझ में आ जाएगा कि कश्मीर के पंडितों के पलायन के लिए कौन आदमी जिम्मेदार है। आप इस चीज को देखिए कि जगमोहन को वहां पे क्यों लगवाया आडवाणी जी ने, ऐसा क्या खास बात थी कि उसको जम्मू कश्मीर में अपना बंदा चाहिए था, क्या खास बात थी? आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए। मैं इनकी बातों में नहीं जाता, मैं आम आदमी जो थोड़ा भी विवेक रखता है वो आप खुद सोचिए कि एक बड़े मंत्रालय जिसमें 5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ जो पार्टी कमा सकती है, उसको छोड़ करके उन्होंने कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल क्यों मांगा? आप इस चीज पे एक बार विचार करिए। और जगमोहन की आप पोस्टिंग की डेट देखिए, किस तारीख को जगमोहन वहां पे पोस्ट हुए, और पोस्ट होने के बाद कश्मीरी पंडितों का किस तरह से पलायन की एक व्यू रचना रची गई। एक एक कड़ी को आप देखिए, आपको सारे जो है, जैसे प्याज के छिलके उतरते चले जाते हैं ना, इस तरह से उसके ऊपर जो बड़े चढ़े हुए आवरण है ना, वो सारे उखड़ते हुए चले जाएंगे। उसका कारण बताता हूं। उसका कारण क्या है कि इनकी जो इनके नफरत का जो खेल था वो इनको पावर में आने नहीं दे रहा था। और आडवाणी जी, अटल जी, 2 के अलावा तीसरा कोई, एक आध 2 आ गया तो आ गया, नहीं सत्ता में कोई संसद में बैठने वाला इनका पैदा नहीं होता था। ऐसी स्थिति में इनको एक बड़े खेल की जरूरत थी। और जब इनके इतने सारे जो है इनकी पार्टी इस काबिल हो गई कि इनको सत्ता में समर्थन देने लायक हो गई, तो इन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर मांगा कि वहां का अगर ये हम खाका खींच देंगे ढंग से तो हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन पूरे देश भर में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब आप एक चीज देखिए, राम मंदिर का मुद्दा कौन लेके आया था? वो भी यही लेकर के आए थे। जम्मू कश्मीर में ये पलायन का मुद्दा किसने रचा? वो भी इन्होंने ही रचा। तो आप इस चीज से समझिए कि इनके पैदा होने से, आडवाणी जी के राजनीति में पैदा होने से और राजनीति से खत्म होने तक इनका एक ही एजेंडा था, हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन। दूसरा कोई एजेंडा नहीं था। इनके आप मैनिफेस्टो को उठा करके देख लीजिए, मैनिफेस्टो सेम टू सेम मिलेगा। सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो आप उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। द कश्मीर फाइल्स पे इतना नाचने, नंगा होकर के कूदने की जरूरत नहीं है। मैं आम आदमी से कहना चाहता हूं, आप इस तरह से सड़कों पे नंगा नाचे थे, मुझे वो भी याद है जब आप नोटबंदी मोदी जी ने लगाई थी, तब भी हिंदुस्तान पूरा सड़कों पे ऐसे जाहिलों की तरह नंगा नाच रहा था जैसे इसके बाद देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा,
देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लोगों के पास खूब सारा पैसा आ जाएगा, क्योंकि लोगों ने ब्लैक मनी जो है जमीनों में दबा करके रखा हुआ है, वो पैसा निकल के आएगा और मोदी जी 15-15 लाख रुपए बांट देंगे और ये जो है अरबपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। तो ये जाहिलियत को आप त्यागिए। जब आप हर जगह आप मुंह की खा चुके, थोबड़े के बल गिर के अपनी बत्ती सी तोड़ा चुके हैं, हजारों बार सैकड़ों बार ऐसा काम हो चुका है आपके साथ, फिर बार बार ये ऐसा काम क्यों करते हो? द कश्मीर फाइल्स को एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में आप क्यों नहीं अपने चश्मे से देख पा रहे हो? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। हर आदमी जिससे पूछ रहा हूं वो कह रहा है बहुत शानदार मूवी है, वो हकीकत दिखा दी। अरे भाई तुझे क्या पता कि हकीकत क्या है? हकीकत, उसके पीछे हकीकत छिपी हुई है, वो तुम्हें नजर नहीं आ रही। अंधे बने हुए हो, तुम्हारे दिमाग पे अंधेपन का। तो आप हिंदुस्तान की मानसिकता को समझिए। जो डंडे खा रहा है वो कह रहा है मोदी जिंदाबाद। जो कश्मीर में जो महानगरों से पलायन हो रहे, पैदल पैदल हजारों किलोमीटर जा रहे हैं और पुलिस उनको ढूंढ ढूंढ के पीट रही है और वो कह रहे हैं मोदी जिंदाबाद। तो ये पिटने कुटने और लुटने की राजनीति को बंद करो, क्योंकि ये आपने एक हिसाब से एक स्लोगन सा बना दिया, कुटेगा पिटेगा लुटेगा इंडिया, तभी मोदी जी को वोट करेगा इंडिया। अब मोदी जी अगर कूटे पीटे और लूटे नहीं आपको, तो उनको पता है कि मेरे को वोट कोई नहीं देगा। तो ये सब जाहिलियत को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप पिटने के लिए पैदा नहीं हुए, आप कुटने के लिए पैदा नहीं हुए, आपका भी अपना एक वजूद है। ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप इस तरह की हरकतें करना बंद नहीं करेंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि 10 कश्मीर फाइल्स जो इन्होंने पिक्चर बनाई है वो इस समय क्यों रिलीज हुई है, उसके पीछे का एजेंडा क्या है, उससे पीछे का जो है इनका नफरती एजेंडा क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। और उस फिल्म में क्या ये दिखाया है, ये क्यों नहीं दिखाया कि उसके पास पीछे राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी क्या थी, ये भी उस फिल्म में दिखाना चाहिए। जब आप पंडितों के पलायन को दिखा रहे हो तो आप सारे घटनाक्रम को दिखाओ, उसमें आप ठोक बजा करके दिखाइए कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्यादा वहां पे कश्मीर का जो है राज्यपाल बना हुआ था, उसका नाम जगमोहन था, उसको दिखाइए आप। मैं गारंटी देता हूं उस पिक्चर में कहीं ये नहीं दिखाया होगा कि जगमोहन है और ये यहां का गवर्नर है, कहीं नहीं दिखाया होगा। ये कभी नहीं दिखाएगा। ये जो पिक्चर बनाने वाला जो प्यादा है आपका, जो क्या नाम है इसका, विवेक रंजन, ये कभी नहीं दिखाएगा कि अडवाणी जी ने उसको जो है पूरी ताकत लगाई, उसको फोर्स किया, उसको प्रेस किया वीपी सिंह को कि नहीं मुझे मेरा राज्यपाल यहां पे चाहिए और तुरंत चाहिए। ये कोई नहीं दिखाएगा। आप नेट से सर्च करिए, मैं एक एक बंदे को कहता हूं आप इंटरनेट से सर्च करिए और फाइंड आउट करिए कि वो जो कश्मीर में राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया वो किसके दबाव में आकर के बनाया वीपी सिंह ने, और उसके पीछे उसका एजेंडा क्या था, यह आपको समझने की जरूरत है। और उसके बाद पलायन जो है कश्मीरी पंडितों का हुआ और उसके क्या क्या राजनीतिक फायदे हुए, भारतीय जनता पार्टी को कितना बेनिफिट मिला, यह भी आप एनालिसिस करिए। क्योंकि राजनीतिक फायदे के बिना ना तो ये गोधरा कांड करने वाले हैं, ना ये जो है गुजरात में दंगे फैलाने वाले हैं, ना ये कश्मीर में पंडितों का पलायन करवाने वाले हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि बिना राजनीतिक फायदे के लिए पुलवामा कांड भी करवाने वाले नहीं थे। आप इसको समझिए जरा। देवेंद्र सिंह जो इनका बड़ा क्लियर कट दिख रहा है, देवेंद्र सिंह कहता है बड़े आदमियों का खेल है, डीआईजी साहब आप चक्कर में मत पड़िए। जब डीआईजी ने थप्पड़ मारा, मित्तल था, उसने उसके थप्पड़ मारा और उठा करके बंद कर दिया। 3 दिन में वो बंदा बाहर घूम रहा है। देशद्रोह करने वाला आदमी, आतंकवादियों को लेकर के दिल्ली आने वाला आदमी 3 दिन में जमानत पर बाहर घूम रहा है। आप खुद सोचिए कि उसके पीछे ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जिसके लिए लिखा गया कि इसकी जांच आवश्यक नहीं है। राष्ट्रहित में, मतलब आतंकवाद भी राष्ट्रहित में हो गया, मतलब देश के खिलाफ दंगों की साजिश रचने वाला देश हित में कैसे हो गया? मोदी हित में हो सकता है, केंद्र की सरकार के हित में हो सकता है, लेकिन देश हित में कैसे हो गया? कैसे उस जज ने लिख दिया कि राष्ट्र हित में इसकी जो है जांच आवश्यक नहीं है? कौन सा उसके ऊपर प्रेशर था? कौन सा उस जज के ऊपर, किसने कनपटी पर रिवाल्वर लगाया था कि उसकी जांच को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आम जनता से इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि ये तो जवाब देंगे क्यों? अपराधी और आतंकवादी क्यों जवाब देगा? लेकिन जनता जिनका समर्थन करती है वो तो जवाब मांग सकती है, और नहीं तो अपने आप से पूछ ले वो जनता। खुद तो जवाब दे दो अपने आप को। आप अपने आप के सवालों से नहीं बच सकते कि देवेंद्र सिंह को क्यों इन्होंने बरी कर दिया, क्यों इन्होंने 3 दिन में छोड़ दिया, क्यों उसकी जांच आवश्यक नहीं थी? पुलवामा कांड हुआ, 40 हमारे सैनिक मरे, क्यों उसकी जांच आवश्यक नहीं थी? क्यों उसकी जांच ऐसे आदमी को दे दी थी जिसके लिए लोगों ने कहा कि इसको रिमांड पर लो और ये अभी उगलेगा कि पुलवामा कांड किसने करवाया, ये इसको रिमांड पे लो, इसके चूतड़ों पे हंटर मारो और इसको रिमांड पे लो, अभी ये उगलेगा। 3 दिन में उगल के बताएगा कि पुलवामा कांड कैसे हमने करवाया है। ये उस बंदे ने
बहुत बड़े कद के नेता ने यह आरोप लगाया था अजीत डोभाल के ऊपर, और उसी अजीत डोभाल ने जांच बंद करके और उसको दफ्तर दाखिल कर दिया पुलवामा कांड को। आपको सोचना पड़ेगा, आपको यह भी सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान को कि आप उस समय भी नंगा होकर नाच रहे थे, सड़कों पर घूम रहे थे, पागलों की तरह, जाहिलों की तरह बदहवास घूम रहे थे, जब मौलाना साद के पीछे ये जो है साजिश रच करके उसको बदनाम करने की कोशिश की थी। तब भी पूरा हिंदुस्तान साद के खिलाफ कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। आपको बुद्धि को साला घास चढ़ने चली गई, क्या हो गया आपके दिमाग को? आज वो मौलाना साद कहां पर है? क्यों उसकी गलबैया लेकर के अजीत डोभाल और ये उसके गले में बाहें डाल के घूम रहे? क्यों? उस समय क्या हो गया था? ये थूक रहे हैं साहब, ये हो रहा है, कोरोना फैलाने के लिए आए, बाहर से विदेश से लोगों को कोरोना फैलाने के लिए लाया गया है। अपनी जाहिलियत को आप त्यागिए और उसके पीछे की हकीकत को समझिए। जब तक आप हकीकत के पीछे जो पर्दा चला हुआ है आपकी चश्मे पे, उसको हटाइए और वास्तविकता में घुसने का प्रयास करिए। आपके सामने सारी चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आने लगेगी। आप हमें भी तो नजर आती है, हम भी तो सोचते हैं, हम कोई अलग से कोई कुछ और थोड़ी खाते हैं, हम भी तो रोटी खाते हैं, आप भी रोटी खाते हो। हम सोचने का प्रयास करते हैं, आप सोचने पे ताला लगा देते हो, बस इतना सा फर्क है। उस ताले को खोलिए, ताले को खोल करके फेंक दीजिए और निष्पक्ष होकर के सोचना शुरू करिए। ये देश के साथ बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। आप अगर नहीं सोचेंगे आज तो देश खत्म हो जाएगा और देश आपके हाथ से ऐसे निकल जाएगा जैसे बालू रेत निकल जाती है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज आप गोधरा कांड की भी जांच करा लो तो ये निकलेंगे उसके पीछे, गुजरात दंगों की जांच करा लो तो ये निकलेंगे पीछे, आप पुलवामा की जांच करा लो तो ये निकलेंगे पीछे। देवेंद्र सिंह जो आतंकियों को लेके आ रहा था वो तो इनका प्यादा था, ये बोलते ही है। आप इसकी जो है कश्मीर की जो पंडितों के पलायन की बात अगर इसकी गहराई से जांच कराओगे तो भी यही लोग निकलेंगे। इनका सोते जो जागते उठते बैठते इनके दिमाग में एक ही गेम चलता है, हिंदू मुस्लिम में किस तरह से नफरत फैलाई जा सके और उस नफरत के दम पे बिना कुछ लिए दिए वोटों का जो है बेरिया से जैसे बेर झड़ते हैं ना, ऐसे ये जाहिल हिंदुओं के वोट झड़ा करके और फिर से सत्ता में काबिज हो जाते हैं। बेरोजगारी मुंह फाड़ के खड़ी हुई है। आपके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं और बेरोजगार होकर के वो क्या करेंगे? आपके घुटने पे, आपकी छाती पे घुटना गाड़ करके आपसे पैसे मांगेंगे वो लोग। आप इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए। कोई काम नहीं मिलेगा, जाहिलों को कोई काम नहीं मिलता है और इनके बच्चे आराम से जो है जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनेगा, कोई विदेश से पढ़ के आएगा, एमएनसी में काम करेगा, राजनीति करेगा आपके ऊपर और आपके बच्चे जो है भीख मांगेंगे या इनके 100-100 रुपए आप लेकर के आप पत्थर फेंकिए, आप इनकी रैलियों में झंडा उठा करके इनकी दरी पट्टी उठाइए। यही काम आजकल युवाओं के पास रह गया और वही काम आने वाले समय में बचने वाला है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गहराई से हर चीज का समझिए और उसके बाद नंगे होकर के नाचो। मैं नाचने के लिए मना नहीं कर रहा, आप हर बार नाचे, आप कोरोना में नाचे, आप जो है नोटबंदी पे नाचे। आपने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब इसकी गिरेबान पकड़ के उतार के 2 थप्पड़ मार के आप इससे सवाल पूछते, लेकिन आपने सवाल पूछने की बजाय इनके कहे के अनुसार ताली थाली बजाई, नंगे होकर सड़कों पे नाचे। इसको बंद करो, आप तुरंत प्रभाव से बंद करो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको वो सब देगी जिसके लायक आप हैं।